पार्टी धनबाद है, मेरे वोटर्स धनबाद हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी धनबाद है, मेरी कर्मभूमि धनबाद है और मैं धनबाद को कुछ गिव बैक करना चाहता हूं। तो ये चुनाव मैं धनबाद की तरफ से धनबाद के लिए लड़ूं। भाजपा मेरे लिए ऑप्शन नहीं है आज की परिस्थिति में। मैं टिकट लेने के लिए भाजपा में नहीं। भाजपा आपके सोच पे मतलब मेल नहीं खाता? भाजपा मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस छोड़ा भी तो मैंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं कहा, ना मेरा कोई कहने का औचित्य बनता है। मुझे जिस तरह का सम्मान कांग्रेस में मिला, मुझे कोई भी शिकायत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नहीं है। मेरी जो थोड़ी बहुत इश्यूज थी वो कांग्रेस की प्रदेश लीडरशिप के साथ थी। और सारी योजनाएं जो इम्प्लीमेंट होती है, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी बात देशव्यापी स्तर पर कर रहे हैं, उसी आधार पर सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आज आप मैया पेंशन का भी बात कीजिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों ने देश भर में ये काम किया हुआ है। ये बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन ये जब झारखंड में आके इम्प्लीमेंट होता है तो उस पर कांग्रेस का इम्प्रिंट कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो पूरी की पूरी तरह से जो यहाँ पर जेएमएम की योजना बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा शुरू करने के लिए। और उनसे हम राजनीतिक चर्चा शुरू करें। उनकी तारीफ बस इतनी ही है कि छात्र जीवन में उन्होंने जेएनयू जैसे बड़े संस्थान से पीजी किया और 23 वर्षों से वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कई बड़ी भूमिका वो निभा चुके हैं। हाल के दिनों में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिए और बावजूद राजनीति से संन्यास नहीं लिए हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर युवाओं के बीच में बेहतर झारखंड के लिए वो और ज्यादा प्रयासरत हैं और पहले से ज्यादा सशक्त रूप से लोगों के बीच आ रहे हैं। उनकी चुनाव में खड़ा होने की मंशा भी हो सकती है। चलिए जरा सा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। मयूर शेखर झा, जिनकी हम तारीफ कर रहे थे, आज हमारे स्टूडियो न्यूज एनपी में हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई कि आप आज जो है, क्योंकि हम अभी तक मयूर शेखर को ये देख रहे थे कि दिल्ली के कोई नेता हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, उनके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, तमाम तरह के डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि धनबाद से रिश्ता होते हुए भी आप अभी तक धनबाद से थोड़ी दूर हो गए थे। ये लोगों को लग रहा था कि धनबाद का कोई व्यक्ति जो धनबाद को कुछ देना चाहता है वो इतनी दूर क्यों है, धनबाद को वापस आके धनबाद के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तो अब लगता है कि अब कांग्रेस से इन सभी पदों को छोड़कर धनबाद के लिए आए हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको बताऊंगा क्या बैकग्राउंड था। मैंने कांग्रेस से अपने पदों से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पार्टी में मुझे काफ़ी सम्मान मिला और काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोजीशंस पे मैंने काम किया था। बीच में एक दौर आया जबकि मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से मैं धनबाद या झारखंड के लिए बढ़ चढ़ के जो रोल प्ले करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक बैकग्राउंड है कि क्यों मैंने सभी पदों से इस्तीफा दिया कि मैंने एक बेहतर झारखंड नाम की संस्था शुरू की जिसके माध्यम से मैं झारखंड को गिव बैक करना चाहता था। और उसमें एक द्वंद्व था कि क्या राजनीति इकलौता एक माध्यम है जिस माध्यम से आप जो एक व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, वो व्यापक बदलाव लाना संभव है। तो उसमें हमने सोचा कि कुछ दिन जो है ये ट्राई करके देखते हैं कि राजनीति से थोड़ा सा बैकफुट लेते हैं। और कांग्रेस से मोह भंग क्यों हुआ? मोह भंग की बात है कि मैं राष्ट्रीय जिम्मेदारियां थी मेरे पास पार्टी की, पर झारखंड के लिए मैं जो करना चाह रहा था, धनबाद के लिए मैं जो करना चाह रहा था, वो मैं कहीं ना कहीं नहीं कर रहा था। राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी दायित्व था और जब भी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा होती है आपकी, वो मंशा मेरी भी थी। नहीं तो आपने एनएसयू से राजनीति शुरू की, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पे रहे, डिजिटल भी उनका प्लेटफॉर्म देखा, हिमाचल के प्रभारी भी आप वहाँ रहे, तो इतना सारा भूमिका तो थी। इसका मतलब है कि कोई और बड़ी भूमिका जो है कांग्रेस आपको दे नहीं रही थी या चुनाव में खड़ा नहीं उतार रही थी। एक देखिए, भूमिका की कोई बात नहीं। अभी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो अभियान चला था डोनेट फॉर देश, जिसका आप लोगों ने नाम सुना था, जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का, महात्मा गांधी जी ने 1921 में एक क्राउड फंडिंग अभियान चलाया था। उसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी पहली बार जो है क्राउड फंडिंग अभियान चलाई थी, वो ये था जिसका नेतृत्व अजय माकन जी ने उसका नेतृत्व किया था। उनके साथ मिलकर उस प्रोग्राम का प्रभारी मैं था। तो डोनेट फॉर देश काफ़ी व्यापक प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था। तो दायित्व काफ़ी कांग्रेस में मिला, काफ़ी जिम्मेदारी के साथ जो भी दायित्व मिला उसको पूरा करने की कोशिश की। और कांग्रेस की लीडरशिप से कहीं कोई गिला शिकवा किसी भी स्टेज पर मुझे नहीं रहा। मेरा अपना ये मानना था कि झारखंड के लिए मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोकल लीडरशिप के साथ जो भी थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, जो कि आप लोगों को पता भी है, तो वो इश्यूज़ भी थे, कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बैक सीट लेकर देश में आप सब कुछ कर लीजिए और अगर आप अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाइए
तो वो कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि नहीं मिलता है। तो मतलब तो सीधा है कि आप विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे? मैं बिल्कुल इच्छा रखता था, और एक आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि जब बेहतर झारखंड शुरू किया था तो एक मन में द्वंद था कि क्या चुनाव लड़ना ही इकलौता तरीका है व्यापक बदलाव लाने का। और जब मैं ज़मीन पर उतरा, बेहतर झारखंड के माध्यम से कई सारे हम लोगों ने चेंजेस लाने की कोशिश की, कई मूवमेंट्स को हम लोगों ने लीड किया, और एक बात अब मेरे मन में और भी पक्का हो चुका है कि अगर वाकई कोई बदलाव हम लाना चाहते हैं तो राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, जब तक आपकी एक लेजिटिमेट आपकी आवाज़ को एक सर्टेन लेजिटिमेसी नहीं है, तब तक आप वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से धनबाद में पिछले काफ़ी समय से मैं एक्टिव हूँ, और ये किसी से छुपी हुई नहीं है, मेरी चुनाव लड़ने की मंशा किसी से छुपी हुई नहीं है, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो धनबाद विधानसभा से आगामी चुनाव में लड़ूंगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर किसी अन्य पार्टी से जिससे आपका थोड़ा बहुत लगता हो कि नज़दीकियां हैं या वहां पे जाके आप बेहतर काम कर सकते हैं, तो क्या ऐसे कोई ऑफर हैं, या फिर आपकी खुद की इच्छा है कि जैसे बीजेपी जैसी पार्टियां जिसमें आप जाने की इच्छा रखते हो? देखिए, मैं एनएसयूआई से मेरा बैकग्राउंड आता है। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनएसयूआई से की थी, और एक जो एनएसयूआई का जिसका बैकग्राउंड आ जाता है, कहीं ना कहीं एक लिबरल सोच के साथ वो व्यक्ति आगे राजनीति में आगे बढ़ता है। तो यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात करना मैं बहुत इच्छुक नहीं हूँ, पर भाजपा मेरे लिए ऑप्शन नहीं है आज की परिस्थिति में। मैं टिकट लेने के लिए भाजपा में नहीं, भाजपा आपके सोच पे मतलब मेल नहीं खाता? भाजपा मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। मैं धनबाद में भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के लिए मैं इच्छुक हूँ, मैं कार्यरत हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। मुझसे कई बार किसी ने पूछा कि आप कांग्रेस में हैं नहीं, भाजपा से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप लड़ेंगे किससे चुनाव? तो मैंने कहा मैं चुनाव धनबाद से लड़ूंगा। मतलब इंडिपेंडेंट मौका मिला, इंडिपेंडेंट भी लड़े? मेरी पार्टी धनबाद है, मेरे वोटर्स धनबाद हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी धनबाद है, मेरी कर्मभूमि धनबाद है, और मैं धनबाद को कुछ गिव बैक करना चाहता हूं। तो ये चुनाव मैं धनबाद की तरफ से धनबाद के लिए लड़ूंगा। चाहे हो सकता है ये चुनाव हो जाए दो पार्टियों और धनबाद के बीच ये चुनाव हो जाए, वो भी मुझे मंजूर है, पर इस चुनाव में मैं धनबाद का रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस चुनाव में उतरने जा रहा हूँ। कुल मिला के ये अगर चर्चा की जाए, क्योंकि ज़्यादातर समय आपका अभी तक दिल्ली में गुजरा है, तो लोग को लगता है कि दिल्ली से लोग आते हैं या बाहर से चुनाव के समय आते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद फिर चले जाते हैं। मयूर से शेखर झा उसमें से नहीं निकलेंगे, वो यहीं रहेंगे। देखिए, ये तो आप लोगों ने देखा ही है कि मैं लगातार धनबाद में 2016-17 से सक्रिय हूँ। क्या उतना सक्रिय हूँ जितना रहना चाहिए? हो सकता है उतना सक्रिय मैं नहीं रहा हूँ, पर 2016-17 से लगातार मैं धनबाद की राजनीति में सक्रिय हूँ। 2019 में मैं टिकट का दावेदार था, मुझे टिकट नहीं मिला। क्या उसके बाद मैंने धनबाद की राजनीति छोड़ दी? नहीं छोड़ी। उसके बाद मैं 2024 में भी लगातार प्रयासरत रहा हूँ। 2024 का पार्लियामेंट चुनाव भी मैं नहीं लड़ पाया। क्या उसके बाद मैंने राजनीति छोड़ दी? नहीं छोड़ी। जो धनबाद के प्रति मेरी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट सर्वोपरि है। आप 2019 के बाद से अगर देखिए, तो आप मुझे आज बताइए कि कितने पॉलिटिकल लोग हैं जो कोरोना के समय लोगों के बीच यहाँ पर थे। मैं था, आपने खुद देखा था। कोरोना के बाद का वक्त आया जब यहाँ के बेरोजगार साथी आंदोलन कर रहे थे कोयला भवन के सामने, तो कितने राजनीतिक लोग गए और उस आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुए। मैं हुआ, मेरे प्रयास के कारण उस आंदोलन के साथ जब मैं जुड़ा, तो उसके कारण बीसीसीएल नेतृत्व, बीसीसीएल के मैनेजमेंट को भी झुकना पड़ा, और एक चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लोगों को बीसीसीएल सीधे तौर पे तो रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से जो ट्रेंड अप्रेंटिस हैं उनको धीरे धीरे रोजगार मुहैया कराने का काम बीसीसीएल कर रही है। इनफ नहीं है, लेकिन एक लड़ाई हमने लड़ा और थोड़ा बहुत उसका रिजल्ट। आपके नज़रिए से धनबाद का अभी इश्यूज क्या हैं जो आपको सबसे पहले उस पर वो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था और वो बहुत पीछे हम लोग चले गए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज धनबाद के कॉन्टेक्स्ट में, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज 40% कोयला देश का धनबाद उपजाता है। धनबाद अगर कोयला ना उपजाए तो आज देश में बिजली का दर जो है वो आसमान को छू जाए। धनबाद अगर कोयला ना उपजाए तो देश में सस्ता स्टील मुहैया ना हो, जिसके कारण सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसका स्टील के पीछे का रॉ मटेरियल धनबाद देता है। तो कोयला ही यहाँ खेती है, यहाँ तो और कुछ है, अनाज तो उपजता नहीं है। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ की स्थिति, आप देखिए यहाँ की व्यथा, आप देखिए कि आपने धनबाद को कोयला ठेकेदारों का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है। अगर 40% कोयला हम उगाते हैं, कोई 40% कोयला देश को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस कोयले से जो समृद्धि पैदा हो, उस समृद्धि पे धनबाद का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?
आज क्या होता है कि एमडीओ के माध्यम से कंपनियां आती हैं, ठेकेदार आते हैं, वो यहाँ पर कोयला की खेती करते हैं, फसल काट कर लेकर जाते हैं और जहाँ पर अपना जहाँ पावर प्लांट लग रहा है, जहाँ स्टील फैक्ट्रियाँ लग रही है, वहाँ पर जाते हैं और एक तरह से हम जो है रॉ मटेरियल फीड करने का एक सोर्स बन रहे हैं। इस पूरी की पूरी कोल इकोनॉमी का कोई भी फायदा धनबाद को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ पर कोयले की ठेकेदारी करने आ रही है, वो धनबाद में जमीन तक नहीं खरीदती है। कोयला खनन के बाद रिक्लेमेशन नहीं हो रहा है, वापस नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज कोयले से जो समृद्धि आ रही है, उसका पैसा किसी भी तरह से, उसकी समृद्धि किसी भी तरह से धनबाद की इकोनॉमी में रीइन्वेस्ट नहीं होती है। अब आप देखिए, लगभग जब हम 2500 एकड़ का या 1000 हेक्टेयर का एक माइन जब हम एक एमडीओ को देते हैं, तो उस पूरे के पूरे 1000 हेक्टेयर में जब वो पीक पे होगा, तो कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 लोग इसमें कार्यरत हो पाएंगे। उस 500 से 600 लोगों में से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 लोग कार्यरत हो पाएंगे। ऐसे कितने महीने, कितने लोगों का रोजगार का सृजन हम जो है केवल एमडीओ के माध्यम। ज्यादातर सृजन करने के लिए सिर्फ माइंस पर अगर निर्भर रहेंगे तो एक दिन कोयला भी समाप्त हो जाएगा। हमें और भी तो सब्सिडी इकाई खुलनी चाहिए। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। एक अगर मौका मिला, अगर मैं जनप्रतिनिधि बना, तो एक मांग, एक बहुत बड़ा मैं एक मूवमेंट चलाऊंगा कि धनबाद से जो कोयला का उत्पादन हो रहा है, उसका कम से कम 25% कोयला का एंड यूज धनबाद में होना चाहिए। एंड यूज होगा, उद्योग आएगा, उसके बाद यहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा और एक सर्कुलर इकोनॉमी भी बनेगी। 2002 के बाद अगर आप कहेंगे, 2002 में एमपीएल खुला था, उसके बाद एक हर्ल फैक्ट्री खुला, उसके बाद अभी तक कोई उद्योग यहाँ नहीं लगा और उद्योग लगा नहीं, उद्योग बंद हुए हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा 2000 से पहले का जो अनडिवाइडेड बिहार का धनबाद था, वो इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इंडस्ट्री बंद होते गए और आज की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ धनबाद केवल लोग जो है कोयला निकालने के लिए आते हैं। सवाल यह है कि मयूर शेखर झा धनबाद की 6 विधानसभा में से किस विधानसभा से लड़ना चाहेंगे? परवरिश मेरा जन्म धनबाद के रेलवे हॉस्पिटल का है। मेरी स्कूलिंग धनबाद के डिनोबली स्कूल का है, 12वीं तक यहीं रहा हूँ। मेरी पूरी अपब्रिंगिंग जो है रेलवे कॉलोनी, जो डीआरएम ऑफिस के पास वाला रेलवे कॉलोनी है, वहाँ की है। मेरे पिताजी यहीं से एपीओ रिटायर किए हैं। तो सब कुछ जो है वो हमारा धनबाद शहर के इर्द गिर्द ही रहा है। मैं धनबाद सदर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अगर हम चुनाव में देखें तो मन्नान साहब एक सशक्त उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में कोई उम्मीदवार धनबाद में विधानसभा लड़ने के लिए भी सशक्त उम्मीदवार के, वैसे रेस में तो बहुत लोग हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस में भी ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं, अभी भी है मौका? देखिए, ये निर्णय जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व लेगा। कांग्रेस से मेरे रिश्ते कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कैसे रहे हैं वो जग जाहिर है इसमें। और मैंने कभी भी, आप देखिएगा, जब मैंने कांग्रेस छोड़ा भी, तो मैंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं कहा, ना मेरा कोई कहने का औचित्य बनता है। मुझे जिस तरह का सम्मान कांग्रेस में मिला, मुझे कोई भी शिकायत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नहीं है। मेरी जो थोड़ी बहुत इश्यूज थी वो कांग्रेस की प्रदेश लीडरशिप के साथ थी। कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप के साथ मेरा ना कभी कोई इशू हुआ है, ना मेरा कभी कोई ऐसी कोई बात है। जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या मानते हैं उनको लेकर, जो खास करके राजेश ठाकुर जी के हों, उनसे आपका क्या रिश्ता रहा? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतिगत स्तर पे मेरे उनसे डिफरेंसेस रहे हैं, जो जग जाहिर है। इस बात को लेकर नहीं, नीतिगत स्तर पे मेरे काफ़ी लेवल पर मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जो कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश की लीडरशिप है, उसने कांग्रेस को जेएमएम का बी टीम बना दिया है, जिसके कारण कांग्रेस की जो अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी आज होनी चाहिए थी, इस सरकार को बनने में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो 48 सीट आई है, तो वो केवल हेमंत सोरेन के नाम पे नहीं है, राहुल गांधी के नाम पर भी आई है। उस 48 सीटों में राहुल गांधी के कैंपेन का, राहुल गांधी के ब्रांड का और कांग्रेस पार्टी के अपने वोटर्स का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल जेएमएम के दम पे यहाँ पे कांग्रेस है। इस सरकार का कांग्रेस एक बहुत अभिन्न अंग है। लेकिन आप देखिए कि पूरे सारी योजनाओं में, और सारी योजनाएं जो इम्प्लीमेंट होती है, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी बात देशव्यापी स्तर पर कर रहे हैं, उसी आधार पर सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आज आप मैया पेंशन का भी बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों ने देश भर में ये काम किया हुआ है। ये बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन ये जब झारखंड में आके इम्प्लीमेंट होता है, तो उस पर कांग्रेस का इम्प्रिंट कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो पूरी की पूरी तरह से जो यहाँ पर जेएमएम की योजना बन जाती है। तो कांग्रेस की आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है झारखंड की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में। इस चीज से मेरा डिफरेंस है। इसमें कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। स्वार्थ नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता था। आप देखिए, 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो कांग्रेस के पास रही है। किसान ऋण माफी, वो कांग्रेस का एक नेशन वाइड एजेंडा रहा है। झारखंड में भी किसान ऋण माफी हुआ, लेकिन इस पूरे ऋण माफी में कांग्रेस का इम्प्रिंट कहाँ देखने को मिला? एक नेशनल लेवल पर जो काम कांग्रेस करती आई है, वो योजना जब झारखंड में इंप्लीमेंट होती है, तो उस पूरे के पूरे इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस से
कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। तो इस तरह से हर बात पे जो मैंने कहा भी था कि भाई ये एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। जब अलायंस में दो पार्टियां हैं तो इस तरह से एक तरफा प्यार जब तो नेतृत्व, आप तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए थे। देखिए, इसको लेकर काफ़ी ऊपर तक कई बार बात हुई है, लेकिन एक नेशनल पार्टी का अपना काम करने का एक ढर्रा होता है, अपना एक काम करने का रवैया होता है। और कुल मिलाकर जो कांग्रेस का एक तरीका का एक जो अप्रोच होता है कांग्रेस को, वो होता है अगर आपको हमने मौका दिया है तो जो है मतलब तुरंत आपको हम नहीं हटाएंगे। एक मौका कांग्रेस पार्टी ने एक लीडरशिप को दिया है झारखंड में। मेरा निजी मानना है, मैं हो सकता है गलत हूँ, मेरा निजी मानना है कि निजी स्वार्थ में कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है उसने कांग्रेस के लार्जर इंटरेस्ट्स को यहाँ पर काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसके कारण आज जो एक स्थिति बन सकती थी कि कांग्रेस और जेएमएम बराबर की ताकतें आज झारखंड में बन सकती थी, वो नहीं बना। धीरे धीरे ग्राउंड जो है वो जेएमएम के पक्ष में यहाँ की कांग्रेस ने सीड किया है। आज बिग सीन क्या देख रहे हैं? जो अभी चुनाव होंगे, आसन चुनाव जो आने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर तक घोषणा हो भी जाएंगे और अक्टूबर नवंबर तक हो भी जाएंगे चुनाव, जैसा कि अभी तैयारी पूरी है। आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए, दोनों में अभी सशक्त भूमिका किसकी मजबूत आपको दावेदारी झारखंड में दिख रहा है? देखिए, ये अभी कहना, राज्य सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो आपसे बात कर रहा था वो मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे सफोकेशन का क्या कारण था, वो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि राज्य सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। राज्य सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं रही हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी हुई है राज्य सरकार की योजनाएं। मेरा कहने का केवल मतलब यह था कि राज्य सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं इम्प्लीमेंट की है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बात राहुल गांधी करते रहे, राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बात कांग्रेस पार्टी करती रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बात भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुई थी। और मेरा लिमिटेड ग्रीवांस ये है कि उस तरह की योजनाओं का जब इम्प्लीमेंटेशन झारखंड में हुआ तो उस पूरे इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी राहुल गांधी की छाप नहीं दिखी, कहीं भी कांग्रेस पार्टी का इम्प्रिंट नहीं दिखा। तो यहाँ पर हम जो है, अगर यही करना है तो हम सब जेएमएम में शामिल हो जाते हैं। मतलब आपका क्रोध, ये कहना मेरा कहीं भी नहीं। देखिए, चुनाव की तरह होता है। चुनाव में मेरा अपना मानना है कि जिस तरह जो गठबंधन है बहुत ही मजबूत स्थिति में चुनाव में रहेगी। अभी मैं राज्य के नाम संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये चाह रहे हैं कि अगर परिवर्तन हो जाए, अगर झारखंड के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन हो जाए तो आज भी करिश्मा हो जाएगा कुछ? देखिए, वो मैं प्रेडिक्ट करने की स्थिति में आज नहीं हूँ। मैं राज्य के, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं भी राज्य के नाम संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना लिमिटेड फोकस बहुत हद तक धनबाद रहा है। मेरे अपने जो ग्रीवांसेस थे, इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या है वो मैं कहने की आज स्थिति में नहीं हूँ कि इसके कारण कांग्रेस का नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं आज अपना पूरा फोकस मैंने धनबाद विधानसभा में लगा रखा है। तो अब महगामा विधानसभा में क्या होगा कांग्रेस जेएमएम अलायंस के कारण, या पुरैयाहाट विधानसभा में क्या होगा, या मांडर विधानसभा में क्या होगा, या बेरमो विधानसभा में क्या होगा, ये कहने की स्थिति में मैं नहीं। अभी सभी जगह बूथ पे पहुंचने की, जितने बूथ हैं धनबाद के, वहां तक पहुंचने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म चुना है और अपना खुद का बेहतर झारखंड के एक प्लेटफॉर्म के जरिए यूथ के बीच में जा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं, मैं बूथ तक जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बूथ तक जा ही नहीं रहा हूँ। और आपको हैरत होगा, आज सुबह भी आपसे हमारी मुलाकात हो गई थी वहाँ कोयला नगर में। लोग आ रहे हैं मेरे पास, लोग आ रहे हैं कि भैया आप जिस तरह का परिवर्तन लेकर आए हैं धनबाद की राजनीतिक सोच में, उस परिवर्तन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। युवा खुद आ रहे हैं, चल कर बता रहे हैं कि हम इस बूथ के हैं भैया, इस बूथ को हम संभालेंगे, इस बूथ को हम देखेंगे। खुद आकर कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, मुझे मॉर्निंग वॉक पर बुला रहे हैं अपने इलाकों में। तो युवा साथी खुद आ रहे हैं और युवा साथियों को भी लग रहा है कि उनका एक बड़ा भाई है जो उनकी भाषा में उनकी बात को आगे रख रहा है, उनके मुद्दों पर अपनी राजनीति कर रहा है। तो मतलब मौका मिला तो अभी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं और पार्टियों से भी अगर मिला ऑफर तो उसके लिए भी सोचेंगे? भाजपा मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, एक बात तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है मयूर शेखर झा जी ने कि उनके एजेंडा में भाजपा नहीं है, मतलब वो भाजपा में कतई जाने के तैयार नहीं है। किसी अन्य पार्टी से ऑफर मिलता है तो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वो निर्दलीय ही जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और धनबाद विधानसभा से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि युवा होने के नाते इनके दिल में आज भी कांग्रेस, तो पहले से कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं तो कांग्रेस इनके दिल में तो आज भी है। लेकिन ये अलग बात है कि झारखंड के जो मौजूदा प्रदेश नेतृत्व है उससे इनकी थोड़ी नाराजगी है कि इनकी एक ही शिकायत है कि कांग्रेस को वो बी टीम नहीं बनाए, कांग्रेस को मुखर तरीके से रखते तो शायद ये नाराजगी नहीं होती। और ये अपने सभी पदों पे इस्तीफा देने का कारण भी निजी बता रहे हैं। अब आगे
यहाँ की जनता कितना प्यार देगी आगामी विधानसभा चुनाव में, ये तो जनता ही बताएगी, चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल मयूर शेखर झा आपके बीच चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब बाकी प्यार सम्मान जो भी देना है वो आपकी बारी है। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।